ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके पहले कुछ टर्म है, हम लोग उसको पहले डिस्कस करते हैं। तो एक टर्म हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, डिफ्यूजन। एक टर्म हमारा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम किसको कहते हैं? तो डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल का अपने हाई रीजन से अपने लोअर रीजन की तरफ फ्लो ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, वो भी फ्रीली, उसमें कहीं से कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ब खुद फ्लो करता है। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्लियर है? तो डिफ्यूजन का मतलब हो गया द फ्लो ऑफ पार्टिकल फ्रॉम its higher concentration to its lower concentration। इस फिनोमेना को अगर हम लोग बोलेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। अब एक बात गौर करो, थोड़ा सा इस बात को समझाते हैं हम। देखो, सिंपल अगर हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन, याद करो हमने कहा कि अगर कोई पार्टिकल अपने हाई कंसंट्रेशन रेंज से लो कंसंट्रेशन रेंज की तरफ अगर मूव कर रहा है तो इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। जबकि एक टर्म और हमारे पास आता है और वो टर्म हमारा है ऑस्मोसिस। तो एक टर्म हमारा ऑस्मोसिस है। ये ऑस्मोसिस क्या होता है, थोड़ा ये गौर करो। एक्चुअल में हम लोग बात कर रहे हैं चौथे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन से? ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको दो टर्म की आवश्यकता पड़ रही है, एक ऑस्मोसिस की और एक डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन मतलब ये ऑस्मोसिस एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन होता है। तो इसी बात का हम एक्सप्लेनेशन तुमको दे रहे हैं। हमने कहा कि अगर कोई पार्टिकल अपने हायर रेंज से लोअर रेंज की तरफ फ्रीली मूव कर जाए तो उस फेनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे रूम में ही हम अगरबत्ती जलाते हैं, एक जहाँ पे वो जहाँ पे उसका स्मोक निकला वहां ज्यादा है, दूसरे जगह नहीं है, तो वो अपने आप अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गया। तो स्मोक का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाना, इसको क्या बोलेंगे? इसको डिफ्यूजन बोलेंगे। क्लियर है? जबकि ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन होता है। ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे तो कहता है इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन in which flow of solvent particle occurs from lower concentration of solution to higher concentration of solution against semi permeable membrane called osmosis। डिफिनीशन है ऑस्मोसिस का, मतलब ये हायर से लोअर की तरफ वहां पर इट इज मेंशन किए हुए हैं, ये इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस क्या है? ये स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन होता है जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं अगेंस्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पहले हम डिफिनेशन दे रहे हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या कहने का मतलब हुआ। पहले डिफिनेशन क्लियर कर रहे हैं। डिफिनेशन बोलता है कि ऑस्मोसिस एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन होता है जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट का फ्लो
लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ होता है। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पे दो बातें आई। पहली बात क्या इसमें हमारे पास है, एक टर्म हमारे पास आया यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक टर्म में आया। दूसरा हमने अभी बोला कि फ्लो जो होगा जनरली कैसे होगा, हाई से लो होता है। फ्लो हमेशा क्या होता है, लेकिन हम यहाँ डिफिनेशन में लिख दिए कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो एक कंफ्यूजन हो गया, पहला ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, और दूसरा ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या हुआ। ये दो टर्म थोड़ा सा हमारे पास कंफ्यूजिंग है, तो पहले हम इनके बारे में समझेंगे और तब उसके बाद उसका एप्लीकेशन करेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है। तो देखो, सबसे पहला बात हम चीज समझेंगे कि यहाँ पे एक टर्म आता है ये मेम्ब्रेन। हमने कहा पहले हम मेम्ब्रेन को ही क्लियरिफाई करें। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन होता क्या है पहले ये समझो। एक्चुअल में जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन एक तरह का बाउंड्री होता है। मेम्ब्रेन क्या है, एक बाउंड्री है जो चेक करता है, परमिट करता है कि किसको इंटर करने देना है और किसको इंटर नहीं करने देना है। मतलब कोई सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन के अंदर दूसरे सॉल्यूशन से कौन सा पार्टिकल इंटर करेगा कौन नहीं करेगा, इसको अलाउ करने का काम कौन करता है, मेम्ब्रेन। तो सिंपल कह सकते हैं मेम्ब्रेन एक तरह का बाउंड्री हो गया। जैसे हम लोग घर में बाउंड्री लगाते हैं, क्या के लिए, बाहर से जो फालतू पार्टिकल्स जो है, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो उसमें इंटर ना करे, है ना। जो काम चोर तक लड़वा चोर तक दीवार तोड़ के घुस जाएगा, लड़ा है। ताला बाउंड्री ये सब सीधे साधे लोगों का मन नहीं भटके, इसके लिए लगाया जाता है। तो सुनेगा आप। तो मेम्ब्रेन एक्चुअल में बाउंड्री है। बाउंड्री का मतलब होता है कि परमिट करना कि किसको इंटर करने देना है, किसको इंटर नहीं करने देना है। तो मेम्ब्रेन जो हमारा है एक तरह का बाउंड्री हम कह सकते हैं, अ काइंड ऑफ बाउंड्री, एक तरह का ये बाउंड्री हो गया, काइंड ऑफ बाउंड्री which permits the entry of solute and solvent, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एंट्री को परमिट करता है कि किसको इंटर करने देना है और किसको इंटर नहीं करने देना है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हो गया इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो हमारे हैं, मेम्ब्रेन बेसिकली तीन तरह के होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन जो हमारा है ये तीन तरह का होता है, थ्री काइंड। पहला हमारा जो हो गया, फर्स्ट हमारा जो मेम्ब्रेन है वो एक हो गया हमारा परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरा हमारे पास आता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और तीसरा हमारे पास है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन हमारे तीन तरह के हो गए, परमिएबल, सेमी परमिएबल और इम्परमिएबल। ये मेम्ब्रेन जो है ये अलाउ करता है, अलाउ द एंट्री ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो वैसा मेम्ब्रेन, सिंपल बात समझे, वैसा मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के एंट्री को परमिट करता है, मतलब सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट को वो रोके नहीं। सॉल्यूट भी जा सकता हो उसके थ्रू, सॉल्वेंट भी जा सकता हो। तो ऐसे मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। मतलब परमिएबल मेम्ब्रेन कौन हो गया, वैसा मेम्ब्रेन जो
सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के एंट्री को अलाउ करता हो। दोज मेम्ब्रेन which allows the entry of both solute and solvent called permeable membrane। वैसा मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट के एंट्री को रोक दे, केवल और केवल सॉल्वेंट के एंट्री को अलाउ करे, वैसे मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एसपीएम बोलेंगे इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और वैसा मेम्ब्रेन जो ना तो सॉल्यूट के एंट्री को अलाउ करे और ना ही सॉल्वेंट के एंट्री को अलाउ करे, वैसे मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो तीन तरह का मेम्ब्रेन क्लियर हो गया। वैसा मेम्ब्रेन जो मतलब दोज काइंड ऑफ मेम्ब्रेन which allows the entry of both solute and solvent called permeable membrane। those kind of membrane which never allows solute and solvent for its entry, तो उसको बोलेंगे impermeable। और वैसे मेम्ब्रेन जो केवल और केवल सॉल्वेंट के एंट्री को अलाउ करेंगे, उसको हम बात करेंगे, उसको बोलेंगे। और हम इंटरेस्टेड हैं यहाँ किसके लिए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या हुआ, सो समझ में आया? तो एक लाइन हम बस यहां मेंशन कर दे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट ओनली। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल और केवल अलाउ करता है सॉल्वेंट के एंट्री को। क्लियर है बात? तो मेम्ब्रेन हमारा जो हो गया, मेम्ब्रेन क्या हो गया? तो वैसा ये मेम्ब्रेन हमारे जो होगा, ये एंट्री को चेक करेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से कौन इंटर करेगा, कौन इंटर नहीं करेगा। उसके अनुसार से हमारा मेम्ब्रेन तीन तरह का हुआ। इसमें हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन हुआ जो केवल और केवल सॉल्वेंट के एंट्री को अलाउ करता है। अब इस डिफिनीशन में आ जाओ और इस डिफिनीशन को समझो। ये डिफिनीशन क्या बोल रहा है? ये डिफिनीशन हमको बोल रहा है कि यहाँ पे जो फ्लो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल का, देखो डिफिनेशन समझो, स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन विच फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल अकर्स। क्यों फ्लो ऑफ सॉल्वेंट केवल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे कौन सा मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल है। तो जैसे ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गया, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि केवल और केवल वो किसको एंट्री करेगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के एंट्री को वो करने वाला है, उसको इंटर कराएगा वो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम गौर करोगे तो मेम्ब्रेन हमारा जो है वो सॉल्वेंट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट के एंट्री को अलाउ किया, ये तो अब समझ में आ गया। अब यहाँ एक टर्म है कि लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये कहने का क्या मतलब हुआ? चलो अब इस बात को हम समझते हैं, गौर करोगे। देखो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। एक सॉल्यूशन अगर हम ले लेते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन की बात कर लो। जैसे मान लो हमने ये हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ पे दो अलग अलग सॉल्यूशन हम लोग ले लेते हैं। इधर हम लोग ले लिए सॉल्यूशन 1 और ये हमारा हो गया सॉल्यूशन 2। दो अलग अलग सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। इसका हम मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये है। दो अलग अलग सॉल्यूशन हमने ले रखा है और इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं क्या है? ज्यादा है। सिंपल सा बात अगर हम समझेंगे, दो सॉल्यूशन हमने लिया, इसका कंसंट्रेशन कम है और इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। स्वाभाविक है इसमें हमने लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने लगाया और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम यहां पे लगा दे रहे हैं। ठीक है। और यहां से दो सॉल्यूशन हमने ले लिया, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2। इसका कंसंट्रेशन कम है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, इसका ज्यादा है। तो डेफिनेशन हमने पढ़ा क्या? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ क्या होगा? वाटर मतलब सॉल्वेंट का फ्लो होगा, ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा। और इसी प्रोसेस को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। यही ऑस्मोसिस है। तो पहला बात तो यह है कि ऑस्मोसिस हमारा क्या है। तो डिफिनीशन हमारा क्लियर हो रहा है कि ऑस्मोसिस एक्चुअल में
फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगेंस्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये तो डेफिनेशन हो गया। अब ये हमने कहा लोअर से हायर कहने का क्या मतलब है वो समझो। जब हम बात कंसंट्रेशन की करते हैं तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब क्या हुआ? मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का मतलब हो गया यही मोलारिटी मतलब मोल पर लीटर। अब यहां पे एक भी बात समझो, हम इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लोअर टू हायर कहने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि हम जानते हैं हमेशा फ्लो कैसे होता है, हायर टू लोअर। तो लोअर टू हायर हम यहाँ बोल रहे हैं, तो इस बात का क्या मीनिंग है, थोड़ा सा इस मीनिंग को हम समझने का प्रयास करते हैं। गौर करो, लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? मोलारिटी कम है। मोलारिटी कम है का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? कम है। मतलब कंसंट्रेशन कम का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन यहां कम है। और ये कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? वो ज्यादा है। ठीक है, दोनों बात को अगर हम रिलेट करेंगे तो क्या हुआ? अब इस बात को समझो, कंसंट्रेशन कम है मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पर लीटर कम है। कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ज्यादा है। अब सोचो, सॉल्यूट अगर नहीं है किसी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट अगर प्योर है, इसका मतलब है क्या? उसके पार्टिकल को कोई रोकने वाला है? याद करो, जैसे जैसे हम सॉल्यूट डालते जाते थे, सॉल्वेंट के पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको वो क्या करता है? कम करता जाता है। याद है? तो अगर पार्टिकल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम होगा तो वहां पे सॉल्वेंट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। सॉल्यूट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कम करता जाएगा। वेपर प्रेशर मतलब उसके मूव करने की टेंडेंसी, मतलब काइनेटिक एनर्जी को। तो क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कम है, इस कारण से काइनेटिक एनर्जी यहां पे किसका? एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी इधर क्या होगी? ज्यादा होगी। और क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल यहां कम है पर लीटर, इस कारण से काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इधर जो है, सॉल्वेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यहां कम होगी। क्लियर है बात? यहां तक बात समझ में आ रहा है? अब बात सीधा है कि यहां पे हमने लगाया है कौन सी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको अलाउ करता है? सॉल्वेंट को। मतलब ये इधर से इधर या इधर से इधर कौन जाएगा? केवल सॉल्वेंट जाएगा, क्योंकि यहाँ एसपीएम है। पहला बात। दूसरा बात, अब फ्लो होगा तो इधर पे सॉल्वेंट की काइनेटिक एनर्जी क्या है? इधर सॉल्वेंट की काइनेटिक एनर्जी, तो फ्लो किधर से किधर होगा? हाई काइनेटिक एनर्जी से लो काइनेटिक एनर्जी की तरफ। मतलब यहां भी फ्लो क्या हो रहा है? यहां भी फ्लो हाई टू लो ही हो रहा है, लेकिन ये किसके टर्म में हुआ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट के टर्म में हुआ। तो ऑस्मोसिस का एक डिफिनेशन और दे सकते हैं। ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर काइनेटिक एनर्जी टू इट्स लोअर काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बात समझ में आया? तो यहां पे भी फ्लो जो होगा वो हाई टू लो ही होगा, लेकिन ये किसके टर्म में होगा? सॉल्वेंट के टर्म में होगा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल और केवल सॉल्वेंट को अलाउ करता है। और अगर कंसंट्रेशन कम है तो वहां सॉल्वेंट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब सॉल्वेंट की काइनेटिक एनर्जी कम है, तो फ्लो हमेशा सॉल्वेंट का अपने हायर काइनेटिक एनर्जी से लोअर काइनेटिक एनर्जी की तरह ही होगा। तो अब डिफिनेशन क्लियर हो गया। डिफिनेशन कैसे दिए? तो हम कहे कि सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ अगेंस्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। पहला।
दूसरा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर काइनेटिक एनर्जी टू इट्स लोअर काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर है बात? तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्लियर हो रहा है? क्लियर है यहां तक? चलो तो पहले इसको उतारो फिर आगे बोला। तो ये बात क्लियर हो गया कि ऑस्मोसिस है क्या, इस लाइन में अब हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बात क्लियर हो गया। हम एक्चुअली अभी इंटरेस्टेड है किसके लिए? फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर था। अब उस ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने के लिए हमको ऑस्मोसिस टर्म की आवश्यकता थी। तो हम ऑस्मोसिस क्या है, ये लाइन अब हमको समझ में आ गया। क्लियर है? अब हम इस चीज का एप्लीकेशन थोड़ा हम समझते हैं, गौर करो। जैसे हमने अभी बोला, हमने एक सॉल्यूशन लिया, समझना इसको। अब हमने एक सॉल्यूशन लिया था, ये सॉल्यूशन लिया और दो सॉल्यूशन को लेके हमने यहाँ पे यूज किया है, समझना इसको। यहाँ पे हमने लगाया है एचपीएम लगा दिया है, और यहाँ पे अगर हम फ्लो की बात कर रहे हैं, हमने देखा था ये हमारा सॉल्यूशन 1 है, ये हमारा सॉल्यूशन 2 है। इसका इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। तो हुआ क्या था, सॉल्वेंट का जो एंट्री था इधर से इधर सॉल्वेंट इंटर किया था, और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था? ऑस्मोसिस बोला था। यहां तक बात सबको समझ में आ रहा है? इधर का कंसंट्रेशन कम, इधर का कंसंट्रेशन ज्यादा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया, हमारा सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का फ्लो किधर से किधर हुआ? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हुआ। ये बात सबको क्लियर हो रहा है? अब देखो, अभी हमने क्या किया वो गौर करो। हमने क्या किया, हम इधर जिधर सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा था उस साइड हमने एक पिस्टन लगा दिया, और इसको इसके ऊपर से हमने इसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया। क्लियर है? समझना गौर से। ये सॉल्यूशन का कहानी यही था कि ये जो सॉल्यूशन हमारा है, ये सॉल्यूशन में इधर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्वेंट है। फ्लो जो हो रहा था, यहाँ जो फ्लो हुआ था वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा था। ठीक है? हमने क्या किया, हम यहाँ पे प्रेशर लगाना शुरू किए। पानी इधर से इधर इंटर कर रहा था, अब हम धीरे धीरे इधर से प्रेशर लगाना शुरू किए। तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी का इधर से इधर जाना क्या होगा, रुकेगा, रुकना शुरू होगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब हम प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इधर से इधर पानी जाने का जो फोर्स था वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। एक समय आएगा हम इतना प्रेशर लगा देंगे कि पानी का एंट्री क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ आ रहा है? जब हम इधर से प्रेशर लगाते गए एक समय आया, एक इतना प्रेशर आया जिसके लगाने से पानी का जो एंट्री इधर से इधर हो रहा था, सॉल्वेंट का जो एंट्री इधर से इधर हो रहा था, वो सॉल्वेंट की एंट्री क्या हो गई, रुक गई। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि पानी उतने ही फोर्स से इधर जा रहा था। सॉल्वेंट जितने फोर्स से इधर जा रहा था उतना फोर्स लगा दिए तो एंट्री उसका क्या हो गया, रुक गया। समझ में आ रहा बात? तो कहता है कि वो अमाउंट ऑफ काउंटर प्रेशर, समझना, वो अमाउंट ऑफ काउंटर प्रेशर जितना लगाने से पानी का एंट्री क्या हो गया, रुक गया है। और इसी को दूसरे मीनिंग में कहें कि उतने ही फोर्स से पानी इंटर कर रहा था। समझ में आ रहा है? द अमाउंट ऑफ काउंटर प्रेशर which is just enough to stop the osmotic entry of water is called osmotic pressure। समझ में आया बात? वो अमाउंट ऑफ काउंटर प्रेशर जिसके लगाने से पानी की जो एंट्री थी वो क्या हो गई, रुक गई। तो रुक गई इसका मतलब मान लो हम 10 एटीएम का प्रेशर लगाए और रुक गया, इसका मतलब 10 एटीएम प्रेशर से घुस रहा था पानी, तो वही ना प्रेशर हो गया। ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस का जो एंट्री हो रहा था, ऑस्मोटिक एंट्री वाटर का 10 एटीएम से हो रहा था, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं क्या, मतलब हम प्रेशर को बढ़ाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, एज द प्रेशर इंक्रीजेज क्या होगा, ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर starts to decrease।
जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ऑस्मोटिक एंट्री जो है वाटर की क्या होगी, कम होती जाएगी। क्लियर है? और जितना काउंटर प्रेशर जितना चाहिए उतना लगा देंगे तो पानी का एंट्री रुक जाएगा, उसी को बोलेंगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ काउंटर प्रेशर, amount of counter pressure which is just enough to stop the osmotic entry of water. Osmotic entry of water is called osmotic pressure, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई पाई, इसको पाई से डिनोट करते हैं। तो यहां पे सिंपल सा बात हो गया कि वो काउंटर प्रेशर जिसके लगाने से पानी की जो एंट्री है वो रुक गई, मतलब उतने ही प्रेशर से पानी घुस रहा है, और उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। या वाटर के ज्यादा बेटर रहेगा हम जनरलाइज सॉल्वेंट कर दें, ज्यादा बेटर रहेगा हम लोग, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं सॉल्वेंट की। तो एंट्री ऑफ सॉल्वेंट, ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है बात? ये बात सबको समझ में है? अच्छा एक बात और, अगर मान लीजिए प्रेशर तुम और बढ़ा दिया तो क्या होगा, अब पानी इधर से इंटर कर रहा था, तुम लगा दिया प्रेशर, ही रुक गया, अब उससे ज्यादा प्रेशर बढ़ाएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा काम। मतलब क्या, जो पानी अब इधर से इधर जा रहा था अब उल्टा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगेगा, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को क्या बोलते हैं, नहीं देखोगे वाट पानी जो फिल्टर होता है सब पे लिखा रहता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस यही हो गया क्या, कि जब हम प्रेशर को, अगर हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिए तो क्या होगा, वाटर रिवर्स में फ्लो करने लगेगा, और उस फेनोमेना को हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवर्स ऑस्मोसिस हमेशा पूछा जाता है। तो पहले इस बात को, इसको मेंशन करोगे, हम इस लाइन को भी यहां मेंशन कर दे रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। एक टर्म आएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। इफ प्रेशर अप्लाइड is greater than that of osmotic pressure, then flow of solvent starts from किधर से किधर, हायर से लोअर की तरफ, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है बात? चलो तो डिफिनीशन क्लियर हो गया कि अगर हम प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, उल्टा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का फ्लो शुरू हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस हमने कहा कि प्रेशर अगर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिए तो वाटर का जो फ्लो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ होने लगेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब ये ओवरऑल अगर तुम लेके चलो, वही सॉल्यूशन की बात अगर करेंगे, अगर यही सॉल्यूशन अगर हम यूज कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन है,
और वही सॉल्यूशन यहां पे हमने ले लिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर सॉल्यूशन 1 है, इधर सॉल्यूशन 2 है। इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो कम है और इधर का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे यूज किया है क्या, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि यहाँ पे पिस्टन लगाया और यहां से हमने प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया। इधर सॉल्यूशन है, इधर सॉल्यूशन है, क्लियर है। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करना शुरू किए और ये प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, क्लियर है बात। ये जो प्रेशर हमने अप्लाई किया ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन। अगर ये प्रेशर जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये अगर अप्लाइड प्रेशर किससे ज्यादा हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अगर हो गया तो डेफिनेटली ये हमारा जो ये अगर ज्यादा हो गया तो उस केस में क्या होगा, उल्टा फ्लो शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है वो अब वाटर सॉल्वेंट का फ्लो किधर से किधर शुरू होगा, हायर से लोअर की तरफ फ्लो शुरू हो जाएगा। और इसी फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल, यूजफुल एग्जांपल क्या होगा, तो देखो जनरली जो हम लोग आरओ यहाँ यूज करते हैं उसमें सेमी परमिएबल में, मतलब इसका वो रिवर्स ऑस्मोसिस का कोई खास यूज नहीं है, वो बस ऐसे लिख दिया जाता है। इसका जरूरत कहाँ पड़ता है, जनरली इसको बनाया गया था कहाँ के लिए, तो ये बेसिकली सलाइन वाटर, मतलब जहाँ पे समुद्र खाली आसपास खाली समुद्र है तो वहां पानी क्या सॉल्टी वाटर है। अब सॉल्टी वाटर है तो पानी होते हुए भी पानी पीने लायक नहीं है, तो वहां पे ऐसा व्यवस्था कर दो, देखो इधर प्योर वाटर, यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये एसपीएम, और इधर प्योर वाटर, ये इधर से ये प्योर वाटर इधर पे प्योर वाटर लिए है, इसमें हम सलाइन वाटर मतलब वो सॉल्टी वाटर डाल दिए। अब यहाँ पे और इधर से हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा देंगे तो क्या होगा, तो इधर वाला जो सॉल्टी वाटर है उसका वाटर निकल के किधर आएगा, प्योर वाटर में आएगा, और ये ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करके इसको यूज किया जाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का पूछा जाता है, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन इसका क्या होगा, सलाइन वाटर मतलब जो हमारा सॉल्टी वाटर है उसको प्योर वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का जनरली यूज करते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये बात तो समझ में आ गया। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू है उससे ज्यादा लगाएंगे वाटर रिवर्स हो जाएगा, ये बात समझ में। इसी को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ तक क्लियर है सब लोग। अब देखो हमने पढ़ा था, याद करो, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, थोड़ा सा गौर करोगे, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग पढ़े थे। इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू क्या है, एनआरटी। तो यहां से P इज इक्वल टू, इसको इधर कर देगा तो N बाई वी आर टी लिख सकते हैं, और N हो गया मोल और V हो गया वॉल्यूम इन लीटर। पीवी इक्वल टू एनआरटी में वॉल्यूम लीटर में होता है, N मोल है, तो मोलारिटी क्या हो गया, N बाई वी, मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसी को क्या बोलते हैं, मोलारिटी। तो यहां से हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू क्या हो गया, एम आर टी। फॉर सॉल्यूशन, बात अगर सॉल्यूशन के लिए करोगे तो P इज रिप्लेस्ड बाई, P को हम रिप्लेस, सॉल्यूशन के लिए P जो है वो किसके बराबर है, पाई के बराबर है। तो यहां से फॉर्मूला हो जाएगा पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर टी। क्लियर है बात, क्या लिखेंगे, पाई इज इक्वल टू एम आर टी। मतलब जब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के लिए, अब सोचो, तो पाई इज इक्वल टू एम आर टी, मतलब मोल पे डिपेंडेंसी हो गया कि नहीं, और मोल पे डिपेंडेंसी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बात सबको समझ में क्लियर है, बात हो गया। तो ये गौर करो, तो पाई इज इक्वल टू हमारे पास हो गया एम आर टी। बुक में एम के जगह पे सी लिखा रहता है, यहाँ पे सी आर टी। तो सी और एम मतलब, सी का मतलब वहां पे कंसंट्रेशन नहीं माना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कभी कभी बुक में पढ़ोगे, क्वेश्चन बनाओगे, कुछ बुक्स में सी आर टी लिखा रहेगा तो समझेंगे सी और एम वहां पे
प्रेजेंट करने का तरीका वहां अलग अलग है, लेकिन बात वही है। कंसंट्रेशन मतलब यहाँ मोलारिटी ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसी कारण, क्योंकि हम हर जगह एम लेते आए हैं, हम यहाँ पे एम लिख रहा है, पाई इज इक्वल टू MRT, ठीक है। अब एक चीज गौर करोगे थोड़ा सा यहाँ पे, अगर हमारे पास इक्वेशन पाई इज इक्वल टू क्या होगा, MRT, जहां पे वेयर पाई हमारा जो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, एम जो हो गया वो मोलर कंसंट्रेशन या मोलारिटी हो गया, ये मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन है। ये जो आर का वैल्यू है, देखो आर का वैल्यू है, अब देखो ये प्रेशर जो हमारा है, प्रेशर है, तो आर का वैल्यू, ये तो प्रेशर ही है ना, तो आर और पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन है। तो प्रेशर का जो यूनिट, ये आर का जो वैल्यू है वो क्या लोगे, 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, ये यूज करते हैं, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, क्योंकि ये जो हमारा आर है वो है क्या, ये गैस कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू इतना होगा, और टी जो हमारा होगा, टी क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। यहां से अगर कहोगे एट अ गिवन टेम्परेचर, अगर हम यहां से इस बात को मेंशन कर दे, एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पे बात करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो हमारा क्या हो गया, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एम के। तो गिवन टेम्परेचर पे अगर हम बात करेंगे तो मोलारिटी बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और मोलारिटी घटाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। तो जनरली कोई भी सॉल्यूशन है वो रूम में दो सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करेंगे, अलग रखेंगे, तो टेम्परेचर लगभग क्या रहेगा, सेम रहता है। तो सेम टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन कम है और कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन कम होगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। अच्छा, ऑस्मोसिस का डिफिनेशन क्या दिए हो, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ से। एक डिफिनेशन और बोल सकते हो क्या, लो ओपी टू हाई ओपी बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो ओपी टू हाई ओपी अगेंस्ट एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बात समझ में आ रहा है? तो ऑस्मोसिस को हम लोग इसके टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बात समझ में आए? अब एक बात गौर करोगे, ये टेम्परेचर है, यहां पे एक चीज गौर करोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस के अनुसार से, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर, हम पूरे सॉल्यूशन को 3 डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, मोलारिटी जो हमारा जो है ये, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर के अनुसार से सॉल्यूशन आर ऑफ 3 काइंड, सॉल्यूशन जो हमारे होंगे वो 3 तरह के होते हैं, 3 काइंड। पूरे सॉल्यूशन को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 तरह के होंगे। पहला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस के अनुसार से हम सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? इसके अनुसार से ऑस्मोटिक 2 सॉल्यूशन है और दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या डिफरेंस है उसके, अब देखो हाइपर, हाइपर मतलब होता है ज्यादा, हाइपर मतलब, हाइपो मतलब कम, आइसो मतलब सेम। तो नाम से क्लियर हो गया, वो सॉल्यूशन जिसका ओपी दूसरे के, मतलब ये सॉल्यूशन कौन होगा, तो सॉल्यूशन हैविंग हाई ओपी विथ रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैविंग हाई ओपी विथ रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन, उसको क्या बोलोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलोगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलोगे, तो सॉल्यूशन हैविंग लो ओपी, लो ऑस्मोटिक प्रेशर
विथ रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन, तो हमारा कौन होगा, वो हमारा होगा हाइपोटोनिक। और आइसो का मतलब क्या हुआ, से मतलब क्या, सॉल्यूशन, मतलब ये हुआ क्या, सॉल्यूशन हैविंग क्या, सेम ओपी विथ रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये 3 लाइन सबको समझ में आ गया। हाइपरटोनिक मतलब वो सॉल्यूशन जिसका ओपी दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन हो गया, वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम हो। आइसोटोनिक मतलब दो सॉल्यूशन जिस दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये बात समझ में आया सबको, और लिख लेंगे इसको। तो यहाँ आइसोटोनिक, यहाँ पे बात अगर गौर करो तो एक बात तुमको समझ में आ रहा होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारा कौन हो गया, वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम रहेगा। किसके, दूसरे वाले सॉल्यूशन के कंपैरिजन में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो हम कहेंगे कि वो हमारे सॉल्यूशन एक दूसरे के लिए आइसोटोनिक है। क्लियर है बात, यहां तक बात सबको समझ में आ रहा है। देखो इस बात को अगर हम यहां से अप्लाई करते हैं, देखो जैसे मान लो हमने एक सॉल्यूशन ले लिया सॉल्यूशन 1, और दूसरा हमने सॉल्यूशन इधर ले लिया सॉल्यूशन 2, दो अलग अलग सॉल्यूशन हमने ले लिया, ये ले लिया। इस सॉल्यूशन का मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है, इसका कंसंट्रेशन M1 है, और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं M2 है। हम मान लेते हैं कि ये T1 टेम्परेचर पे है, यहां टेम्परेचर की बात करें तो ये T1 टेम्परेचर पे है और ये T2 टेम्परेचर पे है। यहां ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर ले, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये यहां पे अगर हम लोग ले ले ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर यहां पाई 1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो पाई 2 है, तो यहां से अगर हम लिखेंगे तो पाई 1 इजकल टू क्या होगा, M1R_T1 होगा, और यहां से लिखेंगे तो पाई 2 इजकल टू क्या हो जाएगा, M2R_T2 होगा। अगर ये दोनों सॉल्यूशन, इफ सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 बोथ आर आइसोटोनिक टू ईच अदर, अगर दोनों के दोनों सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है, अगर एक दूसरे के लिए बोथ आर आइसोटोनिक टू ईच अदर, ये अगर दोनों के लिए आइसोटोनिक है तो आइसोटोनिक टू ईच अदर, अगर ये आइसोटोनिक होंगे तो उस केस में हमारा क्या होगा, पाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 2 हो जाएगा। पाई 1 हमेशा किसके बराबर होगा, पाई 2 के, ही ना हो गया आइसोटोनिक के लिए। और अगर ये बराबर होगा तो क्या होगा, M1R_T1 इजकल टू क्या होगा, M2R_T2 होगा। ये R कैंसिल हो गया, मतलब क्या होगा, M1T1 इज इक्वल टू M2T2। और ज्यादातर केसेस में टेम्परेचर जब तक क्लियरिफाई नहीं करे टेम्परेचर, तो हम मान के चलते हैं कि टेम्परेचर भी सेम है। तो अगर इफ T1 इज इक्वल टू T2, तो T1 T2 के बराबर है, तो उस केस में T1 T2 घट जाएगा और M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए पाई 1 पाई 2 के बराबर होगा और M1 M2 के बराबर होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है। चलो तो उतार लेंगे इसको भी। देखो तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तुमको गौर करो। एक्वस सॉल्यूशन है प्रोटीन का, मतलब प्रोटीन प्लस वाटर मिला के सॉल्यूशन बनाए हुए हैं, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन में मतलब ये है प्रोटीन, मतलब प्रोटीन है और प्लस वाटर है, दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की बात करो तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमको दिया हुआ है कितना, 200 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर, मतलब 200 मिलीलीटर वॉल्यूम दिया हुआ है। क्लियर है। यहाँ पे वेट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का वेट हमको, यहाँ पे प्रोटीन क्या है, सॉल्यूट है, प्रोटीन का वेट हमको 1.26 ग्राम दिया हुआ है। मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन हमको निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पे टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है,
ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है सॉल्यूशन का कितना 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ठीक है, आर का जो वैल्यू होता है, आर का वैल्यू हमने बोला था 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है। और याद करो हम पहले बता चुके हैं, अभी हाल फिलहाल में ही प्रेशर जो होता है 1 एटीएम जो है वो 1.01325 इतना 0.01325 बार के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो एटीएम को बार में कन्वर्ट करने के लिए इतना से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको करोगे ना, ये एटीएम में है तो एक एटीएम इक्वल टू इतना बार, तो इतना से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.083, मतलब लगभग बराबर ले सकते हो 83 इतना लीटर बार पर मोल पर केल्विन। क्योंकि अगर ये बार में दिया हुआ है तो डायरेक्ट बार ही में ले लो तो आसान हो जाएगा। अरे बात समझा सब? तो लीटर एटीएम को बार में कन्वर्ट करने के लिए इतने से इसको गुना कर दिए तो सेम 1.01 थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो 0.083 के आसपास आ जाता है। तो याद रखेंगे मोर और लेस सेम वैल्यू है, दोनों का जितना वैल्यू है लगभग सेम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात? अब फॉर्मूला हमको पता है, हम लोग पढ़े हैं, पाई इक्वल टू क्या है एमआरटी। तो पाई हमको कितना दिया है 2.57 इंटू 10⁻³ पाई इक्वल टू एम क्या है मोलारिटी। मोलारिटी क्या का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वही निकालना है, इनटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। कितना दिया हुआ है 200 है ना, मोलारिटी इनटू आर 0.083 बार में ले लिया इसको, और इनटू टेम्परेचर कितना हो गया 300। तो यहां से अननोन क्या है एक्स, तो एक्स यहां से निकल जाएगा। बात सबको समझ में आया कि नहीं? चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए बोला जा रहा है। पहला बात 1 ग्राम डिजोल्व है कितना में 450 ml में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट कंपैरेटिवली सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या है बहुत कम है। तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम मतलब क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इस समझ में 1 ग्राम सॉल्यूट को इतना में पानी में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बना दिए तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा। तो यहां से अगर जाओगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको कितना दे दिया है 450 ml है, टेम्परेचर 37 डिग्री सी है, मतलब 273 प्लस 37 कितना हो गया ये 310 केल्विन हो गया। और उसके बाद तुमको ये वेट ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का वेट तुमको दे रखा है कितना 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर हमको दिया हुआ है कितना ये 185,000 दिया हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या ये ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जा रहा है। तो पहले तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर हमको किसमें पूछा जा रहा है पास्कल में, तो हम एटीएम में निकाल लेंगे। और 1 एटीएम कितना पास्कल 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो यहां से हम पाई इक्वल टू हम लगा देंगे एमआरटी, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलारिटी हो गया इनटू आर हो गया 0.0821 इनटू टेम्परेचर हो गया 310। यहां से पाई निकाल दिए, किसमें आया एटीएम में, और हम जानते हैं 1 एटीएम कितना के बराबर 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो यहां से हमारा क्या हो गया ये एटीएम को इस जो आएगा उसको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में आ जाएगा। बात समझ में आया सबको? क्लियर है बात यहां तक? तो ये था हमारा फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमारा कौन सा ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद इसमें एक लास्ट पॉइंट हमारे पास बच रहा है एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।